नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 9 के भूगोल खंड में चौथे लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जलवायु। आज का यह वीडियो इस लेसन का पहला वीडियो होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि लेसन का नाम है जलवायु, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु को जानने से पहले हम मौसम को जानेंगे, क्योंकि मौसम से ही जुड़ा हुआ जलवायु है। यानी कि मौसम से ही जलवायु का संबंध है, या जलवायु और मौसम दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मौसम। मौसम किसे कहते हैं? अक्सर हमारे मुख से या हम लोग जन सामान्य से सुना करते हैं कि आज मौसम बहुत अच्छा है, आज मौसम बहुत खराब है, आज मौसम बहुत गर्म है, आज मौसम बहुत ठंडा है। आखिर ये कौन सी बातें हो जाती हैं कि अक्सर लोगों के मुंह से ऐसी सब बातें निकलती हैं? तो इसका मतलब यह है कि वायुमंडल के स्थितियों में परिवर्तन होता है, जिससे साफ हमारे मुंह से ये सब बातें निकल पड़ती हैं। आज मौसम सुहाना है, आज मौसम गर्म है, आज मौसम ठंड है। तो आखिर मौसम की परिभाषा क्या होगी? तो आइए देखते हैं। वायुमंडलीय दशाओं के, नोट कर लीजिएगा, वायुमंडलीय दशाओं के अल्पकालिक योग को मौसम कहते हैं। वायुमंडलीय दशाओं के अल्पकालिक योग को मौसम कहते हैं। यह अल्पकालिक योग घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन का हो सकता है। आखिर वायुमंडलीय दशाओं में क्या होता है? वायुमंडलीय दशाओं में कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिसमें चेंजिंग होता है, और जिसमें चेंजिंग होने से सासा हमारे मुंह से निकलता है, आज मौसम अच्छा है, आज मौसम सुहाना है, आज मौसम गर्म है, आज मौसम ठंडा है। देखिए, वायुमंडल में जो चेंजिंग होता है या जो चेंजिंग होने वाली चीज़ें हैं, जैसे तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं दशा, वायुमंडल की दृश्यता आदि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो वायुमंडल में प्रतिपल परिवर्तनीय होती हैं, जिससे हमारे मुंह से अक्सर ऐसी बातें निकलती रहती हैं कि मौसम आज अच्छा है, मौसम आज सुहाना है, गड़बड़ है, ऐसी कुछ बातें निकलती रहती हैं। तो मौसम की परिभाषा हो जाएगी, वायुमंडलीय दशाओं के अल्पकालिक योग को मौसम कहते हैं। और वायुमंडलीय दशाओं में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये अभी आगे आपको बताया जाएगा। मौसम एवं जलवायु के तत्व जब आपको पढ़ाया जाएगा, तब उन सब बातों को बताया जाएगा कि वो कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन लाते हैं या जिनमें परिवर्तन होता है। अब मौसम के बाद ऋतुओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। ऋतु किसे कहते हैं? क्योंकि ये भी मौसम और जलवायु से ही जुड़ा हुआ फैक्टर है। देखिए, वायुमंडलीय दशाओं के मध्यकालिक योग को, यानी कि सप्ताह, महीने, 2 महीने के योग को ऋतु कहते हैं। अक्सर हम लोग कहा भी करते हैं गर्मी की ऋतु, वर्षा की ऋतु, सर्दी की ऋतु आदि ऐसी बातें कहा करते हैं, जो कि 2-3 महीने, 4 महीने से संबंधित होता है। तो वायुमंडलीय दशाओं के मध्यकालिक योग को, यानी कि हफ्ते, महीने, 2 महीने के योग को ऋतु कहते हैं। अब आइए देखें जलवायु किसे कहते हैं। देखिए, अभी हम लोग पढ़े मौसम किसे कहते हैं। तो मौसम जो है वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालिक योग है, ऋतु जो है वायुमंडलीय दशाओं का मध्यकालिक योग है, और जलवायु जो है ये भी वायुमंडलीय दशाओं से ही संबंधित है। वायुमंडलीय दशाओं के दीर्घकालिक योग को जलवायु कहते हैं। यह दीर्घकालिक अवधि 30 से अधिक वर्षों की हो सकती है। 30 से
अधिक वर्षों की हो सकती है। वायुमंडलीय दशाओं के दीर्घकालिक योग को जलवायु कहते हैं। यह दीर्घकालिक अवधि 30 या 30 से अधिक वर्ष की हो सकती है। यानी कि जब हम वायुमंडलीय दशाओं के लगभग 30 सालों का अध्ययन करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तब हम ये निश्चित कर पाते हैं कि किसी क्षेत्र का जलवायु कैसा है। अब मौसम, ऋतु एवं जलवायु की परिभाषा के बाद मौसम एवं जलवायु के तत्व। मौसम एवं जलवायु के तत्व। मौसम एवं देखिए, अभी हम लोग परिभाषा में जाने वायुमंडलीय दशाओं के अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। अब आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी दशाएं हैं जिन पर मौसम, जलवायु और ऋतु डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो मौसम एवं जलवायु के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 तापमान, नंबर 2 आर्द्रता, नंबर 3 वायुदाब, नंबर 4 पवनों की दिशा एवं दशा, नंबर 5 वायुमंडल की दृश्यता, देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिन पर मौसम, ऋतु या जलवायु निर्भर करता है। इन्हीं स्थितियों में चेंजिंग होता है, इन्हीं स्थितियों में वायुमंडल में चेंजिंग होता है, बदलाव होता है, जिससे हम मौसम, ऋतु, जलवायु आदि की चर्चा करते हैं। तो ये रहे मौसम एवं जलवायु के तत्व। अब हम लोग मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं या जानते हैं कि विश्व के अलग अलग भागों में, अलग अलग समयों में अलग अलग प्रकार के मौसम, ऋतु, जलवायु पाए जाते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं कि किसी स्थान पे किसी विशेष प्रकार का मौसम, ऋतु, जलवायु पाया जाता है? तो मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। तो मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जिसमें नंबर 1 है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति अक्षांशीय स्थिति ये कैसे मौसम या जलवायु को प्रभावित करती है? तो आइए देखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में आप जानते हैं, ग्लोब से आप परिचित हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, 0 अंश अक्षांश रेखा है, और ये सब और अक्षांश रेखाएं खिंची हुई हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी स्थान किस अक्षांश पर स्थित है, यह उसके हिसाब से निर्भर करेगा कि वहां पर सूर्यातप कैसा प्राप्त होगा। जैसे कि मान लेते हैं यह सूर्य है और जो भूमध्य रेखा है, हम लोग देखते हैं कि
हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में या उस स्थान के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। दूरी बढ़ने से सूर्यातप की मात्रा भी कम प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल दैट हम लोग सर्दियों में अलाव तापते हैं, अगर हम लोग अलाव को पास से तापते हैं तो हमको अधिक ऊष्मा मिलती है और अगर दूर से तापते हैं तो कम ऊष्मा मिलती है। ठीक इसी प्रकार से जब सूर्य की दूरी हमसे अधिक होगी तब हमको सूर्यातप कम प्राप्त होगा, अर्थात वहां पर तापमान कम होगा। और जब सूर्य की दूरी या सूर्य की किरणों के बीच में की दूरी कम होगी तब वहां पर सूर्यातप अधिक प्राप्त होगा और वहां पर अधिक गर्मी होगी। इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में अधिक गर्मी पड़ती है और ध्रुवों के क्षेत्रों में अधिक ठंडक पड़ती है। तो किसी स्थान का जलवायु कैसा होगा यह बहुत कुछ निर्भर करता है कि उस स्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, वह स्थान ग्लोब पर, पृथ्वी पर किन अक्षांशों के बीच स्थित है। अब अक्षांशीय स्थिति के बाद में दूसरा जो फैक्टर है वह है ऊंचाई। दूसरा क्या है? ऊंचाई यानी कि तुंगता। समुद्र से ऊंचाई या तुंगता, किताब में तुंगता दिया है। समुद्र से ऊंचाई या तुंगता, यह कैसे किसी स्थान के जलवायु को प्रभावित करता है? देखिए, हमारा वायुमंडल ऊपर से नहीं नीचे से गर्म होता है। हमारा वायुमंडल सौर विकिरण से नहीं वरन पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। इसलिए पृथ्वी का वो स्थान जो समुद्र से अधिक ऊंचा होगा वहां पर अपेक्षाकृत कम तापमान प्राप्त होगा और जो समुद्र से कम ऊंचा होगा वहां पर अपेक्षाकृत अधिक तापमान प्राप्त होगा। ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है। प्रति 32 मीटर की ऊंचाई पर नहीं, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है, यानी कि ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है। इसलिए दुनिया के जो स्थान समुद्र से जितना ही ज़्यादा ऊंचे होंगे वहाँ पर तापमान उतना ही कम पाया जाएगा। अर्थात जो स्थान समुद्र से अधिक ऊंचे होंगे वहाँ की जलवायु ठंडी होगी और जो स्थान समुद्र से कम ऊंचे होंगे वहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत अधिक गर्म होगी। इसलिए पर्वतीय भागों में जलवायु जो होती है वो ठंडी होती है। अगला जो है तुंगता के बाद में वह है वायुदाब एवं पवन तंत्र। वायुदाब एवं पवन तंत्र, देखिए वायुदाब कैसे जलवायु को प्रभावित करता है। देखिए, अगर वायुदाब कम होगा तो हवा हल्की होगी, हवा हल्की होगी तो ऊपर उठेगी और ऊपर उठेगी तो तापमान घटेगा, तापमान घटने से हवा संतृप्त होगी और हवा के संतृप्त होने से संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से बादल आदि का निर्माण होगा और अगर वायु जिससे वर्षा आदि हो सकती है, वायुमंडल की दृढ़ता कम हो सकती है, सूर्यातप कम प्राप्त हो सकता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि आसमान में जब बादल छा जाते हैं तो सूर्यातप की मात्रा में कमी आ जाती है, गर्मी की मात्रा में कमी आ जाती है। और अगर वायुदाब अधिक होगा तो हवाएं ऊपर से नीचे उतरेंगी और नीचे उतरती हवाएं ऊपर से नीचे उतरने से हवा ठंडी होगी और हवा गर्म होगी और हवा के गर्म होने से उसकी नमी धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे संघनन की क्रिया नहीं होगी और आसमान स्वच्छ होगा और आसमान के स्वच्छ होने से सूर्यातप अधिक प्राप्त होगा। इसलिए उन क्षेत्रों में जहाँ पर
उच्च दाब पाया जाता है उन क्षेत्रों में आसमान स्वच्छ रहता है। यही कारण है कि विश्व के जो 30 से 35 इन क्षेत्रों में चूंकि उच्च तापमान पाया जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से और ध्रुवीय क्षेत्रों से वायु आकर के यहाँ पर नीचे उतरती है, इसलिए यहाँ पर उच्च तापमान पाया जाता है, फलस्वरूप यहाँ पर आसमान स्वच्छ रहता है। उच्च वायु दाब पाया जाता है, फलस्वरूप यहाँ पर आसमान स्वच्छ रहता है, इसलिए यहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक तापमान पाया जाता है। चलिए आगे है पवन तंत्र के बाद देखिए वायुदाब के बाद में पवन तंत्र। हवाएं किस तरफ कैसी चल रही है। अगर हवाएं शुष्क क्षेत्रों से आ रही हैं, गर्म क्षेत्रों से आ रही हैं, तो उसका टेम्परेचर अधिक होगा, फलस्वरूप वो किसी स्थान के तापमान को बढ़ा देंगी, फलस्वरूप जलवायु जो होगा गर्म होगा। अगर हवाएं किसी क्षेत्र पर ठंडे क्षेत्रों से आ रही हैं तो वहाँ के तापमान को घटा देंगी, फलस्वरूप वहाँ का जलवायु जो होगा वो ठंडा होगा। अब वायुदाब एवं पवन तंत्र के बाद में समुद्र से दूरी। अगला जो है नंबर 4 वह है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी। देखिए समुद्र से दूरी कैसे किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, तो आप ये जान लीजिए कि जल और स्थल में एक विशेषता होती है कि जल जो है वह धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि स्थलीय भाग जो है वह जलीय भाग की अपेक्षा जल्दी से गर्म भी होता है, जल्दी से ठंडा होता है। इसलिए जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में या जो स्थान समुद्रों के आसपास है, जैसे भारत के संदर्भ में आप देखें, देखिए ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है और इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर और समुद्र से दूरी। देखिए वह स्थान जो समुद्र के पास स्थित है, समुद्र तट के आसपास स्थित है, वहां पर ना तो अधिक गर्मी होती है ना तो अधिक ठंडी होती है, क्योंकि जल जो है धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म होता है। जबकि जो स्थान समुद्र से दूर स्थित है वहां पर चूंकि स्थलीय भाग होता है, इसलिए वह गर्मियों में जल्दी से गर्म भी हो जाता है और सर्दियों में जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। इसलिए भारत के जो तटवर्ती भाग है यहाँ पर यद्यपि सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर यहाँ की जलवायु जो है वह समकारी बनी रहती है, यानी कि बहुत अधिक गर्मी या लू नहीं चलती है और सर्दियों में और ना तो सर्दी होती है और ना तो ही बर्फ आदि पड़ती है। जबकि समुद्र से दूर हटने पर आंतरिक भागों में चूंकि स्थलखंड पाए जाते हैं, जलखंड नहीं पाए जाते हैं, जल स्रोत नहीं पाए जाते, सागर समुद्र नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में सर्दियों के दिनों में तापमान तेजी से कम होता है और गर्मियों के दिनों में तेजी से गर्म होता है। यही कारण है कि आंतरिक भागों में गर्मियों में खूब गर्मी पड़ती है और सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है। तो ये रहा समुद्र से दूरी कैसे किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अब इसके बाद में महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं देखिए जिस तरीके से धरातल पर नदियों का जल प्रवाहित होता रहता है, ठीक उसी प्रकार से सागरों महासागरों में भी सागरों महासागरों का जल एक निश्चित क्रम में एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता रहता है, जिसे समुद्री धाराएं कहते हैं। समुद्री धाराएं तापमान के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। तो अगर गर्म धारा किसी ठंडे क्षेत्र में जाती है तो वहाँ के तापमान को बढ़ा देती है, जिससे वहाँ का जलवायु जो है वह सुहावना हो जाता है या समकारी हो जाती है। जबकि गर्म ठंडे देखिए फिर से देखिए, अगर गर्म क्षेत्रों
का जल या गर्म जलधारा ठंडे क्षेत्रों में जाती है तो वहाँ के तापमान को बढ़ा देती है, और जबकि ठंडे क्षेत्रों की जलधारा जो है, ठंडी जलधारा जो है गर्म क्षेत्रों में जाती है तो वहाँ के तापमान को घटा देती है। अतः समुद्री धाराएं भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसके बाद में उच्चावच, अगला जो है वह है उच्चावच। उच्चावच किसे कहते हैं, पहले इसको जान लें। देखिए, धरातल पर अनेक प्रकार के संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे पर्वत पठार मैदान आदि, इन्हीं को उच्चावच कहा जाता है। तो पर्वत पठार मैदान भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।